हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे हैं। आई एम दीपक कुमार, आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स इन एनबीजेएसएम कॉलेज सोहना। स्टूडेंट्स, हमने हमारा एक चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था मोनोपोली मार्केट, और ये मोनोपोली मार्केट जो है इसकी अभी तक हम 4 क्लासेस पढ़ चुके हैं। ये हमारी 5वीं क्लास है। आज की क्लास के अंदर हम देखेंगे कि जो आपके पास प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है वो किस कंडीशन के अंदर प्रॉफिटेबल होगा, यानी कि जो आप कीमत विभेद पढ़ते हैं वो किस स्थिति के अंदर जो है लाभकारी हमारे लिए होगा। दूसरा है कि प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली, यानी कि हम इसको हिंदी में बोलते हैं भेद मूलक एकाधिकार में कीमत और उत्पादन का निर्धारण। तो ये 2 टॉपिक आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारे पास आज फर्स्ट टॉपिक है वो है कि आपके पास जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है वो किस कंडीशन के अंदर प्रॉफिटेबल होगा, यानी कि अगर हम कीमत विभेद करते हैं तो ऐसी कौन सी स्थिति है जहां पर आपके लिए ये लाभकारी होता है। तो ये जो लाभकारी होगा वो ऐसी कंडीशन के अंदर होता है जब आपके पास 2 डिफरेंट मार्केट हो, यानी कि 2 अलग अलग बाजार आपके पास हो। सपोज करते हैं कि हमारे पास ये 2 मार्केट हैं, एक ए मार्केट है और एक बी मार्केट है। तो ए मार्केट और बी मार्केट के अंदर जब हम गुड्स को सेल करेंगे तो यहाँ पर जो इनकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो आपकी डिफरेंट होगी, तभी जो है आपके पास जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है वो प्रॉफिटेबल होगा। कि फॉर एग्जांपल अगर हम मार्केट के चलें कि जो मार्केट ए है उसमें आपकी जो इलास्टिसिटी है वो ग्रेटर देन 1 है, और जो बी मार्केट है इसके अंदर आपकी जो इलास्टिसिटी है वो लेस देन 1 है। तो यहाँ पर इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है। बेसिकली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो मीनिंग है वो ये है कि अगर कंज्यूमर की इनकम या रिलेटेड गुड्स या जो गुड्स के खुद के प्राइस है वो, अगर इन तीनों में से किसी में भी चेंज होने से जो क्वांटिटी डिमांडेड है उसमें कितना चेंज आता है, उस चेंज को हम बताते हैं कि वो क्या है, हमारे पास इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। कि मान के चलिए कि अगर किसी गुड्स के प्राइस जो है वो 10% इंक्रीज हो गए, तो इस 10% प्राइस के इंक्रीज होने से जो क्वांटिटी डिमांडेड है उसमें कितना चेंज आया है उसको बताता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसके अंदर हम स्पेसिफिकली बात करेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, यानी कि जो कीमत मांग लोच होती है उसकी हम यहाँ पर बात करते हैं कि उसके कितने टाइप होते हैं। जो मेनली है उसके 5 टाइप होते हैं कि एक तो आपके पास इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो इन्फिनिटी होती है जिसको हम परफेक्टली इलास्टिक बोलते हैं। सेकंड हमारे पास जो इलास्टिसिटी आती है वो 0 आती है जिसको हम परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड बोलते हैं। थर्ड हमारे पास आता है इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 जिसको हम यूनिटरी बोलते हैं, यानी कि इकाई के समान। उसके बाद जो हमारे पास एक इलास्टिसिटी आती है जिसको हम बोलते हैं ग्रेटर देन 1, इसको हम इलास्टिक भी बोलते हैं और इसको हिंदी में बोलते हैं इकाई से अधिक। एक हमारे पास आती है इलास्टिसिटी लेस देन 1 जिसको हम बोलते हैं इकाई से कम या लेस देन यूनिटरी। तो ये 5 टाइप की हमारे पास क्या है, इलास्टिसिटी है। अगर हम हमारे काम की जो फिलहाल है वो हम पढ़ेंगे इन 2 के अंदर, तो इन 2 को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं यहाँ पर कि ये हमारे पास क्या है, जैसे कर्व है और यहाँ पर हमने लिया है आउटपुट को, यानी कि हम यहाँ पर क्वांटिटी को ले लेंगे और जो हमारे पास ओवाई एक्सिस है उसके ऊपर हम प्राइस को लेते हैं। सपोज करते हैं कि आपकी जो इलास्टिसिटी है वो है इस टाइप की जिसको हम बोलते हैं कि आपकी इलास्टिसिटी जो है वो यहाँ पर लेस देन 1 है, यानी कि इकाई से कम है। इसका मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए ये आपके पास स्टार्टिंग में पोजीशन थी कि आपके पास ओपी प्राइस है और ओ की क्वांटिटी आप डिमांड कर रहे थे, कि अब मान लेते हैं कि आपके जो प्राइस है वो इंक्रीज हो जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन के अंदर डिमांड में कितना चेंज आएगा कि यहाँ पर आपकी जो प्राइस है वो ओपी से चेंज होकर ओपी 1 पर चले गए। इससे जो क्वांटिटी ऑफ डिमांडेड है इसमें चेंज आया है कि ये क्यू से कम होकर Q1 आ गई। न्यूमेरिकली अगर हम इसको देखें कि आपके जो प्राइस है अगर वो 10% इंक्रीज हुए हैं, तो इस कंडीशन में आपकी जो डिमांड है उसमें कितना चेंज आया है, 5%। तो ऐसी कंडीशन के हम अंदर कहेंगे कि जो आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो लेस देन 1 है, यानी कि जितने परसेंट जो आपके
प्राइस में चेंज आया था उसके कंपैरिजन में कम चेंज आया है किसके अंदर, डिमांड के अंदर। तो ये लेस देन 1 की कंडीशन है कि इसको हम लिख सकते हैं कि 5% अपॉन में 10%। इसका एक फॉर्मूला भी होता है कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यानी कि जो आपके पास मांगी गई मात्रा मांग है उसकी मात्रा का अंदर कितना परसेंटेज चेंज आया है, और नीचे हम इसमें रखते हैं कि जो वस्तु की कीमत है उसमें कितना प्रतिशत चेंज आया है। तो अगर आप इसको कैंसिल करेंगे तो जो आपके पास वैल्यू आएगी वो आएगी 1/2, और ये 1/2 क्या है, लेस देन 1 है। तो एक तो हमारे पास कंडीशन ये होती है। दूसरी कंडीशन क्या है हमारे पास कि आपकी जो इलास्टिसिटी है जब वो ग्रेटर देन 1 हो। तो इसका जो डायग्राम है वो आपका इस तरीके से होता है कि ये है, यहाँ पर आपके पास ये डी क्या है, डिमांड कर्व है। अगर हम ओ एक्सिस की बात करें तो यहाँ पर हम लेते हैं क्वांटिटी को, और जो ओ वाई एक्सिस है वहां पर हम लेते हैं किसको, प्राइस को। सपोज करते हैं कि ये आपके पास क्या है, कंडीशन है जहां पर आपके पास ओपी प्राइस है और ओक्यू क्वांटिटी है। मानकर चलिए कि जो आपके प्राइस है वो इंक्रीज हो जाते हैं कितने, 10%। 10% यहाँ पर प्राइसेस को आपने इंक्रीज कर दिया। इस 10% जो प्राइस है इसके इंक्रीज होने के कारण हमारी जो डिमांड है उसमें कितना चेंज आया है। उसमें आपका जो डिमांड है अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे तो आपको पता लगेगा कि प्राइसेस में कम चेंज होने के कारण भी जो आपकी डिमांड है उसमें ज़्यादा चेंज आया है। कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम मान के चलते हैं कि आपकी जो डिमांड है उसमें चेंज आ गया 20%, और फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, यानी कि जो आपकी मांगी गई मात्रा है उसमें प्रतिशत परिवर्तन क्या है, तो उसको हम रखेंगे ऊपर, यानी कि 20% अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस होता है, यानी कि जो आपके पास कीमत है वस्तु की उसमें कितना प्रतिशत परिवर्तन आया है, तो उसको हम रखते हैं नीचे। तो ये हमारे पास क्या है, अगर हम इसको कैंसिल करेंगे तो वैल्यू आएगी हमारे पास 2, और 2 क्या है, 2 हमारे पास है इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1। तो ये तो हमारे पास क्या है कि बेसिक चीजें हमने समझ ली कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, और उसमें जो हमारे काम की अभी इलास्टिसिटी है 2 उनको हमने समझ लिया, इसका मीनिंग क्या होता है। अब समझते हैं कि हम जो एग्जाम्पल है उससे इस चीज को, कि जैसे हमारे पास क्या है, 2 मार्केट है, एक इंडिया है और एक मार्केट हमने ली है वर्ल्ड। यहाँ पर हमारे पास क्या है, 2 सेम प्रोडक्ट है मोबाइल फोन, और इनको 2 अलग अलग मार्केट्स के अंदर जो है वो सेल किया जाएगा। तो यहाँ पर हम पहले मोबाइल फोन को देखते हैं जिसको हम सेल करते हैं इंडिया के अंदर। तो यहाँ पर जो अगर मान के चलें कि इंडिया के अंदर जो इसकी इलास्टिसिटी है वो क्या है, वो है इसकी ग्रेटर देन 1। दूसरा, अगर हम इसको ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर सेल करें तो यहाँ पे जो आपकी इलास्टिसिटी है वो आपके पास क्या है, लेस देन 1। तो जब इन दोनों मार्केट के अंदर इसकी इलास्टिसिटी अलग अलग होगी तभी हम इसके जो प्राइस है उसको डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं, यानी कि एक अलग अलग प्राइस के ऊपर गुड्स को हम सेल कर सकते हैं। इसका कारण क्या है कि जब 2 मार्केट के अंदर जो इलास्टिसिटी है वो आपकी डिफरेंट होती है, कि जैसे हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया है कि इंडिया के अंदर जो इलास्टिसिटी है वो ग्रेटर देन 1 है और जो ऑल ओवर वर्ल्ड है उसके अंदर लेस देन 1 है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो दोनों मार्केट हैं उसके अंदर जो एमआर होगा वो भी आपके पास डिफरेंट होगा, कि जहां पर आपकी जो इलास्टिसिटी है वो अगर ग्रेटर देन 1 है तो ऐसी कंडीशन के अंदर हम मान के चलते हैं कि इसकी जो मार्जिनल रिवेन्यू है वो ज़्यादा होगी, और जो जहां पर आपकी इलास्टिसिटी लेस देन 1 है वहां पर जो मार्जिनल रिवेन्यू है वो आपकी कम होती है। तो ये 2 कंडीशन इसके अंदर हम देखते हैं। अगर मान लीजिए कि दोनों मार्केट जो है आपके इंडिया और जो ऑल ओवर वर्ल्ड है वहां पर इलास्टिसिटी ऑफ गुड जो है वो इक्वल हो, तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो एमआर होता है जिसको मार्जिनल रिवेन्यू बोलते हैं और हिंदी में हम इसको बोलते हैं सीमांत आय, तो वो दोनों बाजार के अंदर क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ऐसी कंडीशन के अंदर जो है वो हम गुड्स को जो है 2 मार्केट के अंदर उसके अंदर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जो है हम नहीं कर पाएंगे। तो एक तो कंडीशन हो गई हमारे सामने ये। तो अब इसको जो है हम न्यूमेरिकली समझते हैं कि अगर न्यूमेरिकली हम इसको चेक करें तो इसके लिए हमें क्या है, एक फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है कि अगर हमें एमआर फाइंड करना है तो एमआर का हम फॉर्मूला लेते हैं कि AR
और ये आपके पास जो इक्वल होता है वो किसके होता है, AD -1 अपॉन में AD यानी कि इलास्टिसिटी। ये एक हमारे पास क्या है, फॉर्मूला है, जहां पर हमें क्या निकालनी है, सीमांत आय निकालनी है। और एक हमारे पास क्या है, एवरेज रिवेन्यू दिया है यानी कि औसत आय, AD यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। यहाँ पर हम क्या है, दो डिफरेंट मार्केट को लेते हैं, एक हमारे पास ए मार्केट है और एक हमारे पास क्या है, बी मार्केट है। ए मार्केट की कंडीशन क्या है कि ए के अंदर भी अगर किसी गुड्स को मान लेते हैं कि दोनों मार्केट के अंदर आपके पास क्या है, गुड एक्स है और इसमें भी क्या है, गुड एक्स को सेल किया जाएगा। अगर हम बात करें प्राइसेस की, तो दोनों मार्केट के अंदर हम मान के चलते हैं कि जो प्राइस है वो आपके पास कितने हैं, 20 रुपीज है यहाँ पर प्राइस। दोनों मार्केट के अंदर प्राइसेस क्या हुए, सेम प्राइसेस हमने लिए हैं। अब हम बात करते हैं इसकी इलास्टिसिटी की, कि जो ए मार्केट है उसके अंदर हमने इलास्टिसिटी रखी कितनी, 2, और जो बी मार्केट है उसके अंदर हमने इलास्टिसिटी को रखा कितना, 5। तो अब देखते हैं कि अगर हम इन दोनों वैल्यूज को फॉर्मूले में रखते हैं तो हमारे पास MR की जो वैल्यू है वो कितनी आती है। तो फर्स्ट कंडीशन में हम रखते हैं तो हमारे पास AR की जगह हम 20 को रख सकते हैं। उसके बाद इलास्टिसिटी जो है हमारे पास कितनी है, 2। तो ये 2 हमने यहाँ पे रख लिया, -1 अपॉन में कितना, 2 है हमारे पास। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास कितना आता है, 20 और ये 1 अपॉन में 2। उसके बाद हम 20 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आता है 20 अपॉन में 2 यानी कि, और इसको अगर हम कैंसिल करते हैं तो वैल्यू कितनी आती है हमारे पास, 10। तो एक तो हमारे पास जो MR की वैल्यू आ गई है वो 10 है। दूसरे हम जो एग्जांपल लेते हैं वो हमारे पास, इसको सोल्व करके देखते हैं कि यहाँ पर हमने जो वैल्यू पुट करी वो कितनी करी है, 20, यानी कि ये हमारे पास AR है। इलास्टिसिटी कितनी है, 5, माइनस कर दें इसमें से 1 और अपॉन में क्या रखें हम, 5। अब इसके बाद अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो 5 - 1 हम करते हैं तो ये 20 और मल्टीप्लाई ये हो जाता है 4 अपॉन में 5 से। अब उसके बाद हम क्या है, 20 मल्टीप्लाई अगर हम 4/5 करते हैं तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो 4 जो हमारे पास, अगर हम इसको कैंसिल करते हैं तो ये हमारे पास कितना आता है, 5 से, और अगर हम 20 को कैंसिल करते हैं तो ये हमारे पास आता है 4। अब अगर हम 4 × 4 करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी है, 16, यानी कि अब हमारे पास MR जो है वो कितना आता है, 16। ए मार्केट के अंदर कितना आया है, ए मार्केट के अंदर आपकी जो MR की वैल्यू है वो आई है हमारे पास 10। जो बी मार्केट है उसके अंदर जो MR की वैल्यू है वो हमारे पास आई है 16। तो दो मार्केट के अंदर हमने इन चीजों को कंपेयर कर लिया। अब इसका इफेक्ट क्या होगा, इसका इफेक्ट होगा कि जिस मार्केट के अंदर MR कम है, यानी कि अगर गुड को सेल किया जाता है तो वहां पर अगर आपके पास मार्जिनल रिवेन्यू यानी कि सीमांत आय अगर आपकी कम है, तो यहाँ पर जो गुड्स जो हैं जो सेल किए जा रहे हैं उन गुड्स को यहाँ से निकाल कर, और जो आपके पास बी मार्केट है जहां पर मार्जिनल रिवेन्यू ज्यादा है, ऐसी मार्केट के अंदर गुड्स को सेल किया जाएगा। कि एग्जांपल के तौर पे हम अगर इस बात को समझें कि कितना प्रॉफिट यहाँ पर हमें होगा, कि आप मान के चलिए कि यहाँ पर आपके पास क्या है, एक एक्स जो है, एक एक्स की यूनिट आप यहाँ पर सेल कर रहे हैं। ये हमारे पास कितनी यूनिट है, इसको हम लेते हैं कि आपके पास 1 यूनिट है। इस 1 यूनिट को अगर आप ए मार्केट के अंदर सेल करते हैं तो इससे आपको जो मार्जिनल रिवेन्यू है यानी कि आपकी जो इनकम है वो कितनी मिलेगी, वो मिलेगी 10 रुपए। अब इसी गुड को जो आपके पास 1 यूनिट थी, आप इसको यहाँ पर ना बेचकर आप इसको सेल करेंगे कहाँ पर, बी मार्केट के अंदर। तो जब आप बी मार्केट के अंदर इसको बेचते हैं इसी एक्स गुड की 1 यूनिट को, तो आपके पास जो MR है वो कितना है, 16 है, और जो आपके पास इनकम होगी वो भी इसको सेल करके कितनी होगी, 16 रुपीज। जब आपने इस गुड को इस दूसरी मार्केट में बेचा तो यहाँ पर लॉस जो है ये तो आपके पास कितना है, लॉस हो जाएगा 10 रुपीज का, क्योंकि आपने जो गुड ए मार्केट में आप बेच रहे थे उसको आपने शिफ्ट कर दिया बी मार्केट के अंदर। टोटल जो आपके पास प्रॉफिट है, आपकी जो इनकम है वो कितनी है, TR, वो है आपके पास 16। यानी कि आपने 10 रुपए की चीज को बेचा है 16 रुपए में, तो आपके पास जो टोटल प्रॉफिट है वो प्रॉफिट कितने का है, 6 रुपए का आपने प्रॉफिट अर्न करा है इस कंडीशन के अंदर। तो हम कह सकते हैं
कि जिस मार्केट के अंदर गुड्स की इलास्टिसिटी जो है वो ज़्यादा होती है वहाँ पर एमआर भी ज़्यादा होता है। तो जब दो मार्केट जो है जब उनकी इलास्टिसिटी अलग अलग होगी तभी जो हमारे पास प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है वो प्रॉफिटेबल होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक आता है वो हमारे पास है कि जो प्राइस और आउटपुट का डिटर्मिनेशन कहाँ पर होता है, जो आपकी डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली मार्केट है उसके अंदर, जिसको हम बोलते हैं भेद मूलक एकाधिकार बाजार। इस भेद मूलक एकाधिकार जो बाजार है इसके अंदर आपके पास प्राइस और आउटपुट यानी कि कीमत और उत्पादन का निर्धारण कहां पर होगा, उस चीज को हम यहां पर देखेंगे। तो देखिए यहां पर जो कंडीशन है वो ये है कि अगर जो आपके पास मोनोपोलिस्ट मार्केट होती है, ऐसी मार्केट के अंदर जो फर्म है वो हमेशा ये ट्राई करती है कि उसकी टोटल रिवेन्यू जो है वो मैक्सिमम हो और जो उसके पास प्रॉफिट हो वो भी उसके पास क्या हो, यानी कि वो भी बढ़ते रहें। तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो मार्केट है वो अपने गुड्स को प्रोडक्शन में करना चाहती है। तो इसके लिए क्या है, यहाँ पर दो अलग अलग सेपरेट मार्केट में पूरी जो है उसको डिवाइड कर लिया जाता है कि अगर आपके पास किसी गुड के मोनोपोली जो मार्केट है वो 10 यूनिट का प्रोडक्शन करती है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो है मार्केट को दो पार्ट में डिवाइड कर लिया जाता है कि ए मार्केट और एक हमारे पास क्या होगी, बी मार्केट। इन दोनों मार्केट के अंदर क्या है, इस 10 यूनिट जो गुड है उनको सेल किया जाएगा कि हो सकता है ए में 4 क्वांटिटी और जो बी है उसमें 6 क्वांटिटी को सेल किया जाए। ये डिपेंड करेगा किसके ऊपर, कि इन दोनों मार्केट के अंदर जो गुड्स की इलास्टिसिटी है वो क्या है। इसी को हमने कल पढ़ा था कि जो पिगू हैं इकोनॉमिस्ट, जिन्होंने एक बुक भी लिखी थी जिसका नाम था इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर। तो इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर जो इन्होंने बुक लिखी, ये बुक पब्लिश हुई थी इनकी 1920 के अंदर। इस 1920 के अंदर जो इनकी बुक पब्लिश हुई, इसके अंदर इन्होंने बताया जो डिग्री होती है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की उसके बारे में। यहाँ पर 3 टाइप की इन्होंने डिग्री बताई, एक आपके पास फर्स्ट थी, एक सेकंड थी और एक थर्ड डिग्री थी। तो जो डिग्री हम यहाँ पे पढ़ेंगे वो आपकी आती है थर्ड डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। यानी कि थर्ड डिग्री के अंदर इन्होंने क्या बताया था कि आपकी जो मार्केट है उस पूरी मार्केट को आप क्या है 2 पार्ट के अंदर डिवाइड कर दें, और उन 2 मार्केट के अंदर जब आप प्राइस को चार्ज करेंगे अलग अलग इलास्टिसिटी के बेस पर, तो हम उसको कहते हैं कि ये थर्ड डिग्री जो है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो ये चीज हम यहाँ पर पढ़ते हैं। तो अगर मान लीजिए किसी भी जो फर्म को अगर वो अपना जो प्रोडक्शन है उसको मैक्सिमम करना है, तो प्रोडक्शन मैक्सिमम कहाँ पर होगा, तो इसके जो सॉल्यूशन है वो हम अगर बात करें यहाँ पर, तो कोई भी जो फर्म है ऐसी कंडीशन के अंदर प्रोडक्शन करेगी जहां पर उसकी मार्जिनल जो कॉस्ट है वो इक्वल होती है किसके, मार्जिनल रिवेन्यू के। कि यहाँ पर अगर हमने एग्जांपल लिया है कि जैसे अगर हम बात करते हैं डिफरेंट मार्केट की, जैसे कि 2 ए मार्केट है और एक बी मार्केट है हमारे पास, तो यहाँ पर जो दोनों मार्केट है उन दोनों मार्केट की जो एमआर है उसको ऐड कर देते हैं कि आपके पास एमआर जो है वो इक्वल होता है एमआर ए प्लस में एमआर बी के। यानी कि ए मार्केट की मार्जिनल रिवेन्यू और बी मार्केट की मार्जिनल रिवेन्यू को अगर हम ऐड करते हैं तो ये हमारे पास बन जाती है टोटल मार्केट की मार्जिनल रिवेन्यू। तो ये जब इक्वल होगी किसके, मार्जिनल कॉस्ट के, तो उस कंडीशन के अंदर जो फर्म है उसका ऑप्टिमम लेवल होता है प्रोडक्शन करने का। दूसरी कंडीशन इसके अंदर क्या होती है कि मान के चलिए कि आपकी जो एमआर है वो ग्रेटर देन है किससे, एमसी से। तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो फर्म है वो अपने प्रोडक्शन को कंटिन्यूसली बढ़ाना पसंद करती है। क्यों, क्योंकि ऐसी कंडीशन के अंदर उसकी इनकम ज़्यादा है और जो लागत है, जो कॉस्ट है वो उसकी कम है। तो यहाँ पर जो उसके प्रॉफिट है वो ज़्यादा होते हैं, और जब किसी भी फर्म के प्रॉफिट ज़्यादा होते हैं तो वो अपने प्रोडक्शन को यहाँ पर बढ़ाना पसंद करती है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो फर्म है उसको 2 टाइप के डिसीजन लेने पड़ते हैं कि एक तो टोटल प्रोडक्शन वो कितना करे गुड्स का, यानी कि कुल उत्पादन कितना करे। दूसरा इसके अंदर जो पॉइंट आता है वो ये कि ये कितना जो आउटपुट है उसको सोल्ड करे दोनों मार्केट के अंदर। कि अगर मान लीजिए इसने 80 यूनिट किसी गुड का जो है प्रोडक्शन किया, तो इस 80 यूनिट में से आपकी जो ए मार्केट है और एक इसके पास बी मार्केट है, तो ए मार्केट के अंदर इसकी कितनी यूनिट का जो है वो सेल करेगी
कि जैसे यहाँ पर इसने मान लिया कि जो 50 यूनिट है वो ए मार्केट में, और जो आपके पास 30 गुड्स हैं वो आपकी बी मार्केट के अंदर ये सेल करेगी। और एक डिसीजन जो है वो ये भी लेना पड़ता है कि ये जब सेल करेगी तो उसके प्राइस कितने होंगे। तो यहाँ पर जो एक मैटर करता है प्राइस का भी। तो यहाँ पर हम एक जो चीजें हैं इनको एक एक करके हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। अब जो फर्म है हमारे पास उसको एक डिसीजन लेना पड़ता है कि वो कितनी क्वांटिटी जो है वो गुड्स का प्रोडक्शन करेगी, यानी कि उसका जो उत्पादन का स्तर होगा वो कितना होगा। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं और एक अजम्पशन भी हम यहाँ पे मान लेंगे कि जो फर्म है उस वो ऐसे गुड का प्रोडक्शन करेगी जो कि क्या है एक होमोजीनियस गुड होगा, यानी कि आपके पास जो वस्तु होगी वो क्या है समरूप होगी। तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो पूरी मार्केट है उसके लिए एक ही मार्जिनल कॉस्ट का जो है मान लिया जाता है, यानी कि उसके पूरी मार्केट के लिए एक सीमांत लागत वक्र है। दूसरा यहाँ पर इस सीमांत लागत वक्र को इक्वेट किया जाता है, यानी कि इसको बराबर किया जाता है किसके पूरी मार्केट की जो मार्जिनल रेवेन्यू है उसके। तो कहने का मतलब जो है वो यहाँ पर यह है कि जहां पर आपके पास मार्जिनल कॉस्ट और जो मार्जिनल रेवेन्यू है कंप्लीट मार्केट की मान के चलते हैं कि आपके पास ए मार्केट है और एक बी मार्केट है, तो इन दोनों के अंदर क्या है मार्जिनल रेवेन्यू है, एक MR ए बोलते हैं और दूसरे को हम बोलते हैं MR B, यानी कि जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो दोनों मार्केट की अलग अलग है, सीमांत आय दोनों मार्केट की जो है वो अलग अलग है। तो इन दोनों को ऐड करके हम क्या निकाल सकते हैं MR A प्लस में B। तो ये हमारे पास क्या था MR जो है वो A प्लस में MR B हमने कर दिया, तो ये हमारे पास इस तरीके से आ जाता है। तो जो प्रोडक्शन का लेवल होगा वो कहाँ पर होगा, जहां पर आपकी MC इक्वल होगी किसके MR A प्लस में B के। तो ये कंडीशन हमारी होती है। इसको एक एग्जांपल से हम और समझ के देखते हैं कि जैसे हमारे पास दो मार्केट है, एक इंडियन मार्केट है और एक हमारे पास क्या है वर्ल्ड की मार्केट है, या दुनिया का आप कोई भी जो देश है वो ले सकते हैं, चाहे जापान, नेपाल, भूटान, जो भी आपकी मर्जी हो। तो यहाँ पर हम कंपेयर करते हैं कि अगर जो दोनों कंट्री है या दो मार्केट जो है कि अगर इंडियन मार्केट के अंदर MR है तो यहाँ पर हम इसको I ले लेते हैं, I हमने लिया है इंडिया के लिए, और एक हमारे पास जो है MR इसके लिए लेते हैं हम W, यानी कि दुनिया और जो हमारे पास इंडिया है इस दोनों की MR को हमें ऐड करना पड़ेगा, यानी कि ये होता है MRI और ये हमारे पास क्या है MRW। तो इस कंडीशन के अंदर क्या है अगर हमें टोटल मार्केट का MR निकालना है तो वो I प्लस में W के इक्वल होगा। ये हमारे पास क्या है MR आ जाता है। और इसका इक्विलिब्रियम लेवल कहां पर होगा, जहां पर देखिए आपकी जो मार्जिनल कॉस्ट इक्वल होती है MRI यानी कि इंडिया प्लस में वर्ल्ड के। अगर आप मार्केट लेते हैं A और B मार्केट तो ये आपके पास जो सॉल्यूशन आता है वो MC इक्वल आता है किसके MR A प्लस में MR B, और जो कि आपका इक्वल होता है किसके MR A प्लस में B के। तो ये हमारे पास क्या है ऐसी कंडीशन है, जब ये कंडीशन पूरी हो जाएगी तो यहाँ पर जो फर्म है उसका जो प्रोडक्शन लेवल है वो निकल के हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि एक जो फर्म है वो किन मार्केट के अंदर कितनी गुड्स का सेल करेगी और उस गुड के प्राइस क्या होंगे। तो इसके लिए कंडीशन ये है कि जो दोनों मार्केट है हमारी उन दोनों मार्केट के अंदर जो है इलास्टिसिटी यहाँ पर डिफरेंट होती है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं हम कि जैसे हमने दो मार्केट ली, एक हमारे पास इंडिया है और एक हमने मार्केट ले ली वर्ल्ड की, ठीक है। यहाँ पर हम देखते हैं इनकी गुड्स की जो इलास्टिसिटी की, सपोज करते हैं कि एक हमारे पास क्या है गुड है, इस गुड को मान लिया हमने X और ये दोनों मार्केट के अंदर सेल किया जाएगा, इंडिया के अंदर भी और ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर भी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इसकी इलास्टिसिटी क्या है, कि अगर हम बात देखें तो इंडिया के अंदर अगर हम इसकी इलास्टिसिटी देखें कि वो ग्रेटर देन 1 है, और जो ऑल ओवर वर्ल्ड है वहाँ पे जो इसकी इलास्टिसिटी है वो लेस देन 1 है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो वर्ल्ड की मार्केट होगी उसके अंदर गुड्स की क्वांटिटी तो जो है कम सेल की जाएंगी, क्वांटिटी यहाँ पर क्या है लेस होगी, और जो प्राइजेज हैं वो प्राइजेज आपके सेल किए जाएंगे कितने हाई प्राइजेज के ऊपर ये गुड्स को सेल किया जाएगा। तो ये कंडीशन होती है। क्यों? क्योंकि जब हम बात करते हैं, अगर इसका डायग्राम भी आप बना के देखें तो डायग्राम हम इस तरीके से इसका बनाएंगे। जब आपके पास इलास्टिसिटी होती है वो क्या हो लेस देन 1 हो,
तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या है कि आपके जो प्राइजेज है उसमें ज़्यादा चेंज होने से आपकी जो डिमांड है उसमें कम ही चेंज आते हैं। तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या है कि आप क्वांटिटी कम भी सेल करेंगे बट उसके जो प्राइजेज होंगे वो हाई होंगे। दूसरी मार्केट अगर हम लें इंडिया की, तो यहाँ पर जो आपकी जो इलास्टिसिटी है वो क्या है, ग्रेटर देन 1 है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपकी जो गुड्स की क्वांटिटी है वो तो सेल की जाएगी मोर, यानी कि वो ज़्यादा बेची जाएगी, और उसके जो प्राइस होंगे वो प्राइस होते हैं आपके लो, यानी कि कम प्राइसेस के ऊपर ज़्यादा क्वांटिटी सेल की जाती है। और जो वर्ल्ड है यहाँ पर कम क्वांटिटी सेल की जाएगी, प्राइसेस ज़्यादा होंगे, यानी कि यहाँ पर जो आपके पास मात्रा है वो मात्रा क्या है, ज़्यादा है। प्राइस यानी कि कीमत आपके पास क्या है, कम है। दूसरी कंडीशन अगर वर्ल्ड की देखें तो यहाँ पर आपके पास जो कीमत है वो ज़्यादा है, और जो आपके पास क्वांटिटी है, मात्रा, वो क्या है, कम। तो ये चीज़ आपको आई होप समझ में आई होगी कि दोनों मार्केट के अंदर किस तरीके से चीज़ें शेयर की जाती हैं। उसके बाद अगर हम बात करें इक्विलिब्रियम की, तो इक्विलिब्रियम जो लेवल है वो आपका कहाँ पर होता है, जहाँ पर आपके पास MRA प्लस में MRB इक्वल हो किसके, MRA प्लस में B के, और ये इक्वल होता है किसके, MC के। अब हम देखते हैं कि इसका प्राइस डिटर्मिनेशन कहाँ पर होता है दोनों मार्केट के अंदर। तो इसके लिए क्या है, हम एक डायग्राम से हम चीज़ों को समझेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छे तरीके से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कि ये हमारे पास क्या है, 3 डिफरेंट डायग्राम है। कि ये तो है आपके पास मार्केट ए का, ये आपके पास किसका है, मार्केट बी का, और ये है आपके पास ए प्लस में बी का। उसके बाद हमारे पास क्या है, 2 एक्सिस हैं सभी के, कि एक ओ एक्सिस है और एक ओ वाई एक्सिस है। ओ एक्सिस में हमने तीनों डायग्राम के अंदर आउटपुट को लिया है, और जो ओ वाई एक्सिस है उसके अंदर हमने क्या है, जो ए डायग्राम और बी डायग्राम है उसके अंदर हमने प्राइस और रिवेन्यू को लिया है, यानी कि कीमत और आय को। जो ए प्लस बी डायग्राम है इसके अंदर हमने लिया है कॉस्ट और रिवेन्यू कर्व को। अब अगर हम बात करें मार्केट ए की, तो मार्केट ए के अंदर ये कर्व जो है इसको हम बोलते हैं ARA, और ये है हमारे पास MRA मार्केट का। तो दोनों मार्केट के अंदर हमने देख लिया। यहाँ पर जो इसकी इलास्टिसिटी है, यहाँ पर जो इसकी इलास्टिसिटी है वो क्या है, लेस देन 1, यानी कि इकाई से कम यहाँ पर इसकी मांग की लोच है। बी मार्केट के अंदर हम देखते हैं, तो बी मार्केट के अंदर ये क्या है, ARB, और ये है हमारे पास MRB का। तो ये दो होते हैं। यहाँ पर जो आपकी इलास्टिसिटी है, इसकी जो मांग की लोच है वो क्या है, वो यहाँ पर आपके पास आती है जो ग्रेटर देन 1। अब हम बात करते हैं कि जो मार्केट है उसकी क्या सिचुएशन है। तो मार्केट के अंदर देखिए ये जो हमारे पास है ये हमें कर्व शो करता है MR, और ये MR किसका है, ये MR है आपका जो ए मार्केट है उसका। कि यहाँ पर जो इसकी इलास्टिसिटी है वो हमें शो करी गई कि वो आपके पास लेस देन 1 है। ये जो आपके पास पार्ट है रेड वाला, ये आपके पास है किसका, ये तो ए मार्केट का था, ये है आपके पास बी मार्केट का। अब यानी कि जो आपके पास ये टोटल पार्ट होता है वो टोटल बनता है आपके पास MRA प्लस में बी के, यानी कि हमने दोनों मार्केट के जो हमारे पास MR कर्व थे उनको ऐड कर दिया। अब एक कर्व जो है हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं MC कर्व, जिसको हम बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट कर्व। मार्जिनल कॉस्ट कर्व ने टोटल जो हमारे पास आती है MRA प्लस में MRB, तो दोनों मार्केट जो है उसको E पॉइंट के ऊपर जो है वो कट किया है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो है हमारे पास कि जो आपके पास इक्विलिब्रियम होता है वो A पॉइंट के ऊपर होता है, और इस पॉइंट के ऊपर जो आपके पास आउटपुट है उसका डिटर्मिनेशन हो जाता है OQ के ऊपर। और ऐसी कंडीशन के अंदर जब पूरी मार्केट जो है, यानी कि यहाँ पर हम लिखते हैं कि MRA प्लस में B इक्वल होता है किसके, MC के। तो ये तो आपके पास इक्विलिब्रियम की कंडीशन हो गई पूरी, जो कि आपके E पॉइंट के ऊपर है। ऐसी कंडीशन के अंदर जो आपके पास आउटपुट लेवल है वो क्या है, तो यहाँ पर जो आपके पास आउटपुट लेवल है वो पूरी मार्केट का कितना है, OQ। अब ये जो OQ आउटपुट है इसको दोनों मार्केट के अंदर डिवाइड किया जाएगा। जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा था कि अगर आपके पास जो उत्पादन है, अगर किसी वस्तु का वो 80 यूनिट है, तो उस 80 यूनिट उत्पादन को हम किस तरीके से दोनों जो मार्केट है उसमें डिवाइड करें। तो इसके लिए क्या है, हमें एक टोटल जो MC कर्व है वो दोनों मार्केट के लिए ड्रॉ करना पड़ेगा, जो कि हमारी इस लाइन को हमने शो करा।
तो यहाँ पर क्या है, जो आउटपुट का लेवल है वो अलग अलग मार्केट में हम उसको देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ए मार्केट के अंदर। तो यहाँ पर हम इसको पॉइंट को नाम देते हैं कि ये आपके पास क्या है, E1 है, और E1 पॉइंट के ऊपर क्या है, इक्विलिब्रियम फॉर्म का होता है कि यहाँ पर जो आपके पास MC है वो आपका कट कर रहा है किसको, MRA को। तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो प्राइस और आउटपुट का लेवल क्या है, यहाँ पे जो क्वांटिटी सेल की जाएगी वो की जाएगी OQ1, यानी कि जो आउटपुट का लेवल है ए मार्केट के अंदर, ये हम सिचुएशन देख रहे हैं ए मार्केट के अंदर। तो ये हमारे पास आउटपुट का लेवल है OQ1, और जो कीमत है, जो प्राइस दिए जाएंगे वो कितना है, OP1। तो यहाँ पर जो प्राइस है वो प्राइस का डिटर्मिनेशन हमने कितना कर दिया, OP1। दूसरी मार्केट अगर हम देखें तो दूसरी मार्केट जो हमारे पास बी, उसके अंदर आप क्वांटिटी जो सेल करेंगे वो कितनी करेंगे, OQ2। तो यहाँ पर हम लेते हैं कि आपके पास जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं कि बी मार्केट है। तो बी मार्केट के अंदर आपका जो आउटपुट का लेवल है वो कितना आया है, वो आपके पास आया है OQ2। क्यों, क्योंकि जो इसका इक्विलिब्रियम है वो आपके पास आता है इस E2 पॉइंट के ऊपर। E2 पॉइंट के ऊपर क्या है आपके पास कंडीशन जो है, E2 पॉइंट के ऊपर MC इक्वल है किसके, MR2 के। तो ये हमारे पास कंडीशन हो गई। इस कंडीशन के अंदर जो हमारा जो आउटपुट का लेवल है वो आ जाता है, जिसको हम बोलते हैं OQ2। तो ये हमारे पास उत्पादन का जो लेवल है जो इस मार्केट के अंदर सेल किया जाएगा वो OQ2 है। इसके जो प्राइसेस हैं वो प्राइसेस कितने लिए हैं, OP2, यानी कि जो यहाँ पर कीमत का स्तर होगा वो कितना है, OP2 हमने लिया है। तो यहाँ पर आप एक चीज जो नोटिस करेंगे वो ये है कि जो दोनों मार्केट है हमारे पास, कि फॉर एग्जांपल जो बी मार्केट है उसके अंदर कंडीशन क्या है कि यहाँ पर जो प्राइस है गुड्स के वो प्राइसेस तो लो है, लेकिन अगर हम बात करें क्वांटिटी की तो यहाँ पर जो क्वांटिटी है वो मोर है, यानी कि ज्यादा क्वांटिटी यहाँ पर सेल की जा रही है। उसके बाद अगर हम बात करें ए मार्केट की, तो ए मार्केट की सिचुएशन क्या है कि यहाँ पर जो प्राइजेस हैं वो प्राइजेस तो आपके पास हाई हैं, लेकिन अगर हम बात करें क्वांटिटी की तो वो लो यहाँ पर सेल की जा। अब जो हम एक चीज यहाँ पर समझने लायक है हमारे, कि हमने देखा कि जो आपके पास बी मार्केट थी, इस बी मार्केट के अंदर क्वांटिटी तो आपने सेल करी ज्यादा, यानी कि जो आप मात्रा बेच रहे हैं वो तो आपने करी है ज्यादा, और जो प्राइजेस लिए हैं वो कम लिए हैं। तो इसका कारण क्या है कि ऐसी सिचुएशन क्यों क्रिएट होती है? तो देखिए यहाँ पर जो इसका मेन कारण है वो है इसकी इलास्टिसिटी, कि जो यहाँ पर इलास्टिसिटी होती है गुड्स की वो है ग्रेटर देन 1, और ग्रेटर देन 1 इलास्टिसिटी का मतलब है कि अगर आपने प्राइजेस को हाई रखा, कि जैसे ये हमारे पास है, तो इसका मतलब क्या था कि अगर आप प्राइस है वो OP है और जो क्वांटिटी है वो क्या है, OQ है। तो यहाँ पर आपके पास एक जो प्राइस है उसमें स्मॉल भी चेंज हो आता है कि OP से OP1 आ जाता है, तो जो आपके पास डिमांड है उसमें कंपेरेटिवली ज्यादा चेंज आ जाता है कि अगर आपके पास प्राइस चेंज किया जाए तो इसका इफेक्ट जो है बेसिकली वो पड़ता है कंज्यूमर की जो डिमांड है उसके ऊपर, कि मान लीजिए जो बी मार्केट है इसके अंदर प्राइसेस को बढ़ा दिया जाए, तो इस कंडीशन के अंदर क्या होगा कि जितने भी लोग डिमांड कर रहे थे इस गुड की, उनकी डिमांड ऑटोमेटिकली ज्यादा कम हो जाएगी। कि अगर आपने यहाँ पे 10% प्राइस बढ़ाया था तो डिमांड को हो सकता है कि 30% कम कर दें। तो ऐसी कंडीशन को देखते हुए जिस मार्केट के अंदर जो इलास्टिसिटी है वो ग्रेटर देन 1 होती है, वहां पर प्राइसेस को लो रखा जाता है, और जो ऐसी कंडीशन के अंदर गुड्स सेल की जाती हैं वो ज्यादा क्वांटिटी में की जाती हैं, ताकि जो कंज्यूमर है वो किसी और गुड्स के ऊपर शिफ्ट ना हो। तो ये थी आज की हमारी क्लास, और इस क्लास से रिलेटेड जो भी आपके सजेशंस हो वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि आपकी जो वीडियो क्लासेस हैं उनकी क्वालिटी को टाइम टू टाइम हम इन्हेंस कर सकें। देन स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।